चलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। क्या पढ़ रहे हैं? इसके पहले हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा की जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे है? प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, इसके जीव भी सारे के सारे हैं बेटा यूनिसेल्युलर। कैसे हैं? यूनिसेल्युलर। पर इसकी जो सेल है, सेल कैसी है बेटा? यूकैरियोटिक। कैसी है? यूकैरियोटिक। मतलब जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म हैं, दे ऑल आर यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हिंदी में लिख लो, यूकैरियोटिक को तो यूकैरियोटिक ही बोलेंगे, और यूनिसेल्युलर को क्या बोल देंगे? एक कोशिकीय जीव। किंगडम मोनेरा भी एक कोशिकीय जीवों का है, किंगडम प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय जीवों का है। यहां पर कोई बहुकोशिकीय जीव नहीं है। किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म आपको डायरेक्ट आंखों से दिखते हैं कि कहीं घूमते फिरते स्कूल में दिख गया हो कि अरे वो देखो वो बैक्टीरिया जा रहा है, कि वो देखो अरे वो सैल्मोनेला टाइफी जा रहा, ऐसा होता है क्या? ये वो देखो अरे वो माइकोप्लाज्मा वो जा रहा, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो सिमिलरली वैसे ही छोटे छोटे से नन्नू से होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म। दे ऑल आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो अभी तक क्या होता था बेटा? अभी तक हमारी जो सेल्स थी प्रोकैरियोटिक सेल, उनके अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं थी, है ना? कोई कोशिकीय अंग था क्या? नहीं था। अब यहां पर यूकैरियोटिक सेल बनी है, मतलब ये डेफिनेट सी बात है कि इनकी सेल के अंदर कोई ना कोई कोशिकीय अंग है। ठीक है, तो इसके लिए एक थ्योरी दी जाती है बेटा, उस थ्योरी का नाम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या नाम है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो मतलब अंदर, सिम्बायोटिक मतलब कि दोनों साथ साथ में रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, सुनो, ये पूरी प्रॉपर थ्योरी तो आप 12th में पढ़ोगे इवोल्यूशन में, पर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि क्या है कि अब प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बन गई है, तो सडनली भाई यूकैरियोटिक सेल कैसे बन गई, है ना? तो इसका प्रूफ हम पढ़ रहे हैं। देखो, एक कोई बड़ा बैक्टीरिया, हमने इसके पहले बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के टाइप के बारे में पढ़ा है कि बैक्टीरियल न्यूट्रिशन कैसा होता है। कुछ तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, पर कुछ क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। और ये हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो कैसे लेते हैं? हाँ जी बेटा, आ जाओ, उधर से जाओ, गधों। चलो, जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं, मतलब वो बाहर से किसी छोटी सेल को खाएंगे। भाई बैक्टीरिया होगा, बड़ी सेल होगी तो वो छोटी सेल को खाएगी। ठीक है, तो ये इस बैक्टीरिया ने क्या किया? इस बैक्टीरिया ने एक बार किसी एक सेल को खा लिया। क्या किया? किसी एक सेल को खा लिया। ठीक है, ये एक सेल इसकी बॉडी के अंदर चली गई। मुंह भी बनाओ, ये लो, ये इसने एक सेल को खा लिया, इसके अंदर चली गई। ठीक है, पर इसके अंदर जाने के बाद ये सेल डाइजेस्ट नहीं हुई। क्या हुआ? है ना? इसके शरीर में जाने के बाद भी ये सेल जो है डाइजेस्ट नहीं हुई। अब इसने क्या बोला इस सेल ने कि भाई ठीक है, अब मैं डाइजेस्ट नहीं हूं। अब इसके पेट में कि यार अंदर कुछ कुछ बाकी रह गया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसने सोचा ऐसा। ठीक है, अब इस सेल, ये एक बैक्टीरिया के अंदर दूसरा बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, एक बड़ी सेल के अंदर एक छोटी सेल रखी हुई है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही आपस में कि भाई ठीक है, अब तू मेरे पेट में गई है, डाइजेस्ट तो हो नहीं रही, मेरी बॉडी के अंदर ही तू जिंदा है,
पर अब बदले में कुछ ना कुछ मुझे फायदा पहुंचा, है ना। जैसे हम हमारी गट में बहुत सारे बैक्टीरिया को पालते हैं ना, तो भाई ऐसे ही थोड़ी हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देंगे, कुछ ना कुछ बदले में वो भी तो हमको न्यूट्रिशन देते हैं ना, कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, कुछ एंजाइम प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। रूमिनेंट्स में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो वैसे ही ये स्मॉल वाले बैक्टीरिया ने बोला कि चल भाई ठीक है, मैं तुझे एक फायदा पहुंचाती हूँ। क्या फायदा पहुंचाती हूँ? अभी तक इसके खाने से पहले तक जब ये बाहर से ग्लूकोज खाता था तो इसको एक ग्लूकोज खाने पर सिर्फ एक एटीपी, सॉरी 2 एटीपी मिलती थी। कितनी मिलती थी? 2 एटीपी मिलती थी। मतलब कि बहुत सारा खाना खाना पड़ता था बेचारों को, दिन भर दिन भर खाना खाना पड़ता। ठीक, तो इस सेल ने बोला कि चल ठीक है, अब मैं तेरे तू जो ग्लूकोज खा रहा है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देती हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो मैं उसका क्या कर देती हूँ? कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देती हूँ, और मैं एक अकेले ग्लूकोज से तुझे टोटल 38 एटीपी दे देती हूँ। कितनी दे देती हूँ? 38 एटीपी दे देती हूँ। 2 तो पहले मिल जाती थी और 36 इसने ऐड कर दी, तो टोटल कितनी हो गई? 38 एटीपी। ठीक है, मतलब अब क्या हुआ? इसको कम खाना खाना पड़ा, फायदा हुआ। ठीक है, पहले एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी मिल रही थी? 2, अब कितनी मिल रही? 38, है ना, 38 एटीपी मिल रही। अब इसको थोड़ा सा ग्लूकोज क्या हुआ, बाहर से कम खाना पड़ रहा है, पर खाना तो फिर भी पड़ रहा। अब इसने ये हो गया थोड़ा सा आलसी की यार मेरे को ना कुछ जम नहीं रहा, अभी भी खाना पड़ता है बाहर से। अब ऐसे में इसने एक दिन कोई एक और सेल खा ली। ठीक है, एक और सेल खाई। अब ये सेल ने भी अंदर गई और इसने भी डाइजेस्ट होने से मना बोल दिया कि मैं भी तेरे अंदर ऐसे एंजाइम नहीं है कि मैं डाइजेस्ट हो सकूं, तो ये भी डाइजेस्ट नहीं हुई। अब कि भाई ठीक है, इस बड़ी वाली सेल ने बोल दिया कि मेरे अंदर एक और वैसी सेल है, पर वो मुझे कुछ ना कुछ फायदा दे रही है, तो ऐसे तू भी मेरे को कुछ फायदा दे दे। ठीक है, तो इसने बोला कि चल ठीक है, अब तुझे ये जो बाहर से खाना खा रहा है वो खाना नहीं खाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल से CO2, H2O वगैरह इनसे मिलाकर तुझे क्या कर दूंगी? ग्लूकोज बनाकर दे दूंगी। ठीक है, और इस ग्लूकोज का कंप्लीट रेस्पिरेशन ये कर देता था। आज ये जो एक समय पर जो प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करती थी, आज ये यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेली है। 9th में आप चैप्टर पढ़ते हैं सेल, ठीक है, वहां पर कोशिकीय अंग पढ़ते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को। वेरी गुड, किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आज का हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर ऑर्गेनेली होती है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती है। क्या बोलते हैं बेटा उसको? शाबाश, क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस किसमें होता है प्लांट में? गधों, क्लोरोप्लास्ट। किसमें होता है? पढ़ लिख लिया करो जरा। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत हुई सेल्स के अंदर ऑर्गेनेली बनने की। ठीक है, सबसे पहले सेल्स में ऑर्गेनेली के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया आया था और क्लोरोप्लास्ट आया था। उसके बाद धीरे धीरे सेल्स ने और डेवलपमेंट किया, नेचर ने और डेवलपमेंट किया, और दूसरी ऑर्गेनेली इसके अंदर बनने लगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम चलिए आपने स्टोरी सुना दी कि बैक्टीरिया ने इसको खाया उसको खाया और हमने सुन ली, अब इसका प्रूफ दीजिए। बोलो बोलो सबूत दो, है ना। साइंस बिना प्रूफ के बात नहीं करता। तो इसका प्रूफ ये है बेटा, मैंने आपको बैक्टीरियल सेल पढ़ाते टाइम एक चीज पढ़ाई थी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम होते हैं। कौन से टाइप के? मैंने 2 टाइप बताए थे, एक बताए थे 80S और एक बताए थे 70S।
प्रोकैरियोटिक में कौन से टाइप के होते हैं? 70s। यूकैरियोटिक में कौन से टाइप के होते हैं? 80s। पर आज की जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं और अगर उनका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अगर आप खोल कर देखोगे तो इनके अंदर आपको राइबोसोम मिलेंगे और ये राइबोसोम बेटा होंगे 70s टाइप के। कैसे होंगे? 70s टाइप के। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 70s टाइप के राइबोसोम का कोई काम ही नहीं। पर क्यों? क्योंकि एक टाइम पर ये प्रोकैरियोटिक सेल्स थी तो इनमें 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ, क्या हमारी जो सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल में एक ही डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, इनक्लोज होता है। ठीक है, क्या किसी दूसरी ऑर्गेनेली के पास डीएनए होता है? नहीं होता। पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है बेटा जी। ठीक है, और ये इनका खुद का डीएनए क्यों होता है? क्योंकि ये एक समय पर फ्री सेल्स हुआ करती थी और फ्री सेल को तो अपनी खुद की लाइफ ऑर्गेनाइज करने के लिए, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना अपना सर्कुलर डीएनए होता है आज भी। ठीक है, समझ में आया? नोट करो।